हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अकाउंट्स का, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात जो हमें समझना है वो ये कि एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थ हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी और मनी वर्थ इन्वॉल्व है ना, उसके टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं। टू फोल्ड एस्पेक्ट पे वो काम करता है। पहला, द रिसीविंग ऑफ अ वैल्यू ऑन द वन हैंड एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड, एंड दीज टू फोल्ड नेचर इन ऑल द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एंड दिस गिव राइज टू द टर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगा तो उसका एक और दो इफेक्ट ज़रूर होगा, टू फोल्ड एस्पेक्ट पे काम होगा। और ये किसने कहा है? ये मुनरो जी ने कहा है। ठीक है, उन्होंने ये बात बताई है कि एवरी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो मनी से इन्वॉल्व हो, चाहे वो मनी जैसी कीमत वाली चीज़ों से इन्वॉल्व हो, उसके टू फोल्ड एस्पेक्ट हैं। द रिसीविंग ऑफ द वैल्यू ऑन द वन हैंड, एक तरफ हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीविंग ऑफ द वैल्यू, and on the other hand we have to record the giving of the same value on the other, and these two-fold nature in all the transaction must be recorded in the books। और बुक्स, जब अकाउंट्स की जो बुक बनेगी, सबसे पहले तो हम जर्नल ही बनाना सीखेंगे। तो जर्नल में जब हम लिखेंगे तो ये दोनों फोल्ड एस्पेक्ट के ट्रांजेक्शन को हमें लिखना होगा। तो मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक एंड दिस गिव राइज टू द टर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग। और ये जो है, ये किस टर्म को राइज करेगा? इससे कौन सा टर्म हमारा निकल के आएगा? जो कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डबल मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जिसमें टू फोल्ड एस्पेक्ट होंगे ट्रांजैक्शन के, वही हमारा डबल एंट्री सिस्टम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू अकाउंट को। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन वो इफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू अकाउंट को, तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने कि हमने फर्नीचर परचेज किया है इन द बिजनेस, तो फर्नीचर इज इंक्रीज। अगर बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस का फर्नीचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो फर्नीचर इज इंक्रीज। वेयर एज दूसरी तरफ क्या हुआ? कैश इज डिक्रीज। अगर फर्नीचर आया तो क्या गया? पास से गया क्या? कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर आया तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, और कैश चला गया तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो टू फोल्ड एस्पेक्ट बने, तो दीज कैन बी वेयर एज देयर इज डिक्रीज इन द कैश, तो देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा जो इफेक्ट करेगा ओनली वन अकाउंट को, जो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करे, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो एज सच बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एस्पेक्ट जो है ना ट्रांजेक्शन के, वो रिकॉर्डेड होंगे अंडर दिस सिस्टम। एंड इट मे बी हाउएवर बी नोटेड दैट डबल एंट्री डज नॉट मीन दैट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। और डबल एंट्री सिस्टम का ये कभी मतलब नहीं होता कि एक ही ट्रांजेक्शन को हम लोग दो बार लिखते हैं, ये मतलब नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब होता है कि एक चीज आपकी आई है तो दूसरी चीज आपकी गई है, ये होता है डबल एंट्री का मतलब। बट इट मीन्स दैट एटलीस्ट टू अकाउंट आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। वन अकाउंट इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर अकाउंट गिविंग द बेनिफिट। द पर्सन और द अकाउंट रिसीविंग द बेनिफिट is debited and the person or the account who give something to the business is credited। okay, next अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल है जिस पे डबल एंट्री सिस्टम बेस है, फर्स्ट वाला क्या है हमारा? फर्स्ट जो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो इन्होंने यही लिखा है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। ये है डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है
वो इफेक्ट करेगा एटलीस्ट 2 अकाउंट को, तो 2 अकाउंट को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट होगा, इट इफेक्ट 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। वन ऑफ देम इज डेबिटेड, एक डेबिट होगा तो अदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सर्टेन ट्रांजेक्शन में इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो मोर देन 2 अकाउंट को भी इफेक्ट करेंगे, बट द अमाउंट ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड द क्रेडिटेड विल ऑलवेज बी इक्वल। अमाउंट क्या होगा, हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। इसमें यहाँ पर होता क्या है, दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, वेदर वो पर्सनल है या इम्पर्सनल है। तो बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री। इट इज पॉसिबल दैट, ये एक पॉसिबल है दैट बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मे बी पर्सनल और बोथ मे बी इम्पर्सनल। ये पॉसिबल है कि दोनों ही एस्पेक्ट जो है ट्रांजेक्शन के वो पर्सनल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक डेबिट में आना है और एक क्रेडिट में आना है, ये बात तो फिक्स है। और दोनों ही पर्सनल हो ये भी हो सकता है, दोनों ही इम्पर्सनल हो ये भी हो सकता है, और एक पर्सनल हो और एक इम्पर्सनल हो ये भी हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि पर्सनल और बोथ में भी पर्सनल और वन में भी पर्सनल एंड द अदर में भी इम्पर्सनल। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के तहत की जाती है। तो इन डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिटेड, तो एक अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और अदर अकाउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। तो इट डज नॉट मीन दैट एनी अकाउंट में बी डेबिटेड। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी उठा के डेबिट में डाल दें या कोई भी हम उठा के क्रेडिट में डाल दें, ये गलत है। ये बात सही है कि एक अकाउंट को डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, बट किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये बात हमें समझनी होगी। क्या लिखा है यहाँ पे, इट डज नॉट मीन दैट any account may be debited and any account may be credited. There are certain rules for debiting and crediting, and debit and credit are made on the basis of rules. और जो डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं वो रूल्स के हिसाब से करते हैं, वो भी हम आप लोगों को आगे पूरा एक एक रूल समझाते हैं कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो टोटल जो होता है ना डेबिट का, वो हमेशा और हमेशा इक्वल आता है क्रेडिट के, और दिस हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और इससे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वो फाइंड आउट कर ली जाती है। दिस इज डन बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम फाइंड आउट ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्रेडिट में हमने जो जो अमाउंट थे उसको लिख दिए। टोटल जो है ना दोनों का, डेबिट और क्रेडिट का सेम टू सेम आना चाहिए। जब सेम आएगा तभी हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस सही बना है। अगर सेम नहीं आया टोटल तो ट्रायल बैलेंस में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। ओके, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम इस तरह से चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन अकाउंट में बी क्लासिफाइड एज शोन बिलो। अगर हमें इन ऑर्डर टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, अगर हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है ट्रांजेक्शन का, तो हम अकाउंट को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ से आपके काम की बात शुरू हो गई, ठीक है। तो पहले सबसे पहला और ब्रॉड कैटेगरी में अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड इज इम्पर्सनल। पहला हमारा कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, और सेकंड हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में हम कह रहे हैं हमारा नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और इम्पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल अलग होता है, रियल का रूल अलग होता है, नॉमिनल का रूल अलग होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर रूल every transaction will be recorded। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानने की है हमें कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, किस किस को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट, किस किस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, जो अकाउंट रिलेट होता है इंडिविजुअल से
फर्म से, कंपनी से और एन इंस्टीट्यूशन से, उसे हम पर्सनल अकाउंट का नाम देते हैं। जैसे कि अकाउंट हो गया मोहन का, अकाउंट हो गया हमारा यूनिवर्सिटी का, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। इसको कॉपी में लिखिए नोट्स बना के, पर्सनल अकाउंट की हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है यूनिवर्सिटी, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है ना, कृष्णा चंद्र अकाउंट, अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ये सारे। और रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट इन सिंपल वर्ड इज debit the receiver and credit the giver. In other word, debit that person account who receive something. डेबिट हमें वो अकाउंट को करना है जिसने रिसीव किया है समथिंग, एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द गिवर. डेबिट द पर्सनल अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड क्रेडिट द पर्सनल अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस. एग्जाम्पल 1 करते हैं. पेड 20,000 टू हरी. क्या हो रहा है यहाँ पर? हरी एक इंसान है, उनको पेमेंट किया 20,000 रुपीज, हरी को 20,000 रुपये मिला. अब हरी एज अ पर्सनल, ये बताइए ये रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? अगर ये रिसीवर होगा पैसे का तो डेबिट में लिखेंगे. अगर हरी जो है पैसा रिसीव करने वाला है तो वो डेबिट में जाएगा. तो पेड किया है अगर 20,000 टू हरी को, तो हरी तो पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो वो डेबिट में लिखा जाएगा. तो हरी के अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा. तो इन दिस केस टू अकाउंट इफेक्ट, एक हरी अकाउंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैश अकाउंट हो गया, क्योंकि पैसा दिया गया हरी को, तो हरी को पैसा मिला, एक हरी अकाउंट आया और एक कैश अकाउंट आया. कौन कौन से 2 अकाउंट हो गए? 2 अकाउंट इफेक्टेड आर हरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड. हरी के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं. इन द एंट्री एज ही इज द रिसीवर ऑफ कैश, अगर वो कैश का रिसीवर है तो साइमल्टेनियसली जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? कैश होगा. कैश विल बी क्रेडिटेड. अब कैश को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? वैसे तो अभी आगे हम लोग कैश का रूल पढ़ेंगे, और कैश जो होता है रियल अकाउंट होता है. तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश चला गया तो इसीलिए कैश को क्रेडिट कर रहे हैं. तो एज सच कैश गोज आउट. क्या हो रहा है? कैश गोज आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है. तो एंट्री विल बी हरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ये बन गई जनरल एंट्री. सेकेंड, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन. सेकेंड पॉइंट क्या आ गया कि 10,000 रुपीज जो है वो मोहन से रिसीव किया गया है. बिजनेस ने जो है 10,000 मोहन से रिसीव किया. तो अब ये बताइए मोहन क्या हो गया? रिसीवर हो गया कि गिवर हो गया? मोहन देने वाला हो गया, तो ये गिवर हो गया ना. और पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट कर दो हर एक रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट कर दो गिवर को, जो पैसा देने वाला है वो उसको क्रेडिट कर दो. तो यहाँ पर मोहन हमारे हो गए गिवर. तो मोहन अगर गिवर हो गए तो वो किस साइड लिखे जाएंगे? सोचिए, बताइए. मोहन क्रेडिट में लिखे जाएंगे. ओके. सो इन दिस केस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एज कैश हैज बीन रिसीव्ड, क्योंकि कैश रिसीव्ड हुआ है. एंड मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट द गिवर के रूल से. द एंट्री विल बी, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट. अब कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? कैश रियल है. डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है. तो कैश आया है ना, अगर मोहन वो बंदा पैसा दे रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जो कैश आया उसको हम डेबिट कर दे रहे हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है. तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और देने वाला गिवर है और मोहन है, तो मोहन कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा. हो गया कंप्लीट पर्सनल अकाउंट. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज टू असरटेन एज टू how
how much amount a personal account owes to the business, that is how much amount is due to be received from him, कितना पैसा रिसीव करना है ये हो गया हमारा. एंड हाउ मच द अमाउंट इज ओ टू द पर्सनल अकाउंट, मतलब फ्रॉम होम बिजनेस हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू हुम, टू हिम, कितना पैसा रिसीव करना और कितना पैसा पे करना है, ये वाला पॉइंट का हमारा पर्सनल अकाउंट में हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट. अगर हम पर्सनल अकाउंट को क्लासीफाई करें तो मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएंगे, जो हमारे नेचुरल पर्सन होंगे. द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मोहन का अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, ये सबको पता होगा क्योंकि नाम है तो ये पर्सनल ही होगा. लेकिन ये वाला याद रखिएगा आप लोग कि प्रोप्राइटर अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये भी पर्सनल में ही आते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पर्सनल, वो सॉरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या क्या आ गए, द अकाउंट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा अकाउंट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती एज अ ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट. और ये भी याद रखिएगा कि बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है और पर्सनल का ही रूल लगाइएगा जो पर्सनल अकाउंट है. दीज आर ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट क्लब, insurance companies and accounts of government department which are recognized as a person. C, representative personal account. When an account represent particular person or a group of a person, तो हम उसको कहते हैं representative personal account. जैसे कि salary for the month of December are not paid to the employee, तो ये outstanding हो गई, तो salary outstanding account भी हमारा representative personal account होता है. जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें अगर हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लगा देते हैं तो वो पर्सनल बन जाता है. दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ ऑल द पर्सन टू हुम सैलरी हैव टू बी पेड. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अदर एग्जांपल क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंटरेस्ट एंड अनअर्न्ड कमीशन. ओके, नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. अब रियल अकाउंट समझिए क्या होता है, जो भी चीज़ हमें दिखती है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हमारे होते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं. द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड, जिसकी भी वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं इन टर्म ऑफ मनी, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं रियल. जैसे कि कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल. रूल क्या है हमारा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट में डेबिट कर दो जो जो चीज़ें आ रही हैं और क्रेडिट कर दो जो जो चीज़ें जा रही हैं. जैसे फर्नीचर आया है बिजनेस में, फर्नीचर क्या है, रियल है, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की. अगर फर्नीचर बिजनेस में आया तो उनको डेबिट कर दो भाई, और अगर बिजनेस से फर्नीचर चला गया, बिक गया, तो उसको क्रेडिट कर दो. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेन एवर एनी प्रॉपर्टी कम इन टू द बिजनेस इट इज डेबिटेड एंड वेन इट गोज आउट द बिजनेस इट इज क्रेडिटेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्नीचर फॉर ₹10,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश, अगर फर्नीचर 10,000 का कैश में खरीदा गया तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. व्हेन इट गोज आउट द बिजनेस, अगर ये बिजनेस से बाहर चला जाता तो हम इसे क्या कर देते, क्रेडिट कर देते. फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर ऑफ 10,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश. अब फर्नीचर खरीदा है हमने, कैश से खरीदा है, तो फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि फर्नीचर आया है और कैश चला गया, तो कैश भी रियल है, और रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश चला गया तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा. तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. फर्नीचर क्यों ऊपर आया डेबिट में, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में एंट्री मारा है. और कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर चला गया. नेक्स्ट, अब टाइप क्या क्या होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं. इनटैंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते. टैंजिबल का क्या एग्जांपल है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. इनटैंजिबल, गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट. ओके, नॉमिनल अकाउंट आ गया. इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम आती है बिजनेस की.
जहाँ पर हम सारी इनकम और सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंस आर सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट। ये सारे हमारे हो गए नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या है नॉमिनल का? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉस को आप डेबिट कर दो और सारी इनकम एंड गेन को आपको क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? पेड किया 20,000 फॉर सैलरी, तो अब सैलरी पे हुई है और कैश चला गया बिजनेस में, तो सैलरी जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है ना, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, तो इसलिए कैश नीचे आ रहा है। अब रिसीव 50,000 फॉर कमीशन, रिसीव्ड किया गया है, कमीशन रिसीव्ड है यहाँ पर, और अगर कमीशन रिसीव्ड है तो ये इनकम हो रही है। और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और इनकम सारी कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो सारी इनकम को जब हम क्रेडिट में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्रेडिट में इनकम को लिख दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल है, आया है बिजनेस में, जो भी आया उसको हमने डेबिट कर दिया, और टू कमीशन लिखा कहाँ पर? क्रेडिट में। ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, जब कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाएगा ना नॉमिनल अकाउंट में, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, सफिक्स मतलब आगे लगना, प्रीफिक्स आगे, सफिक्स बाद में लगना, तो ये क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीफिक्स लग गया ना आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट हो गया, तो ये पर्सनल बन जाएगा। किसी भी नॉमिनल में हम प्रीफिक्स सफिक्स लगा देंगे तो वो हमारा पर्सनल का रूप ले लेगा, और पर्सनल अगर बनेगा तो क्या रूल लग जाएगा? पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का। और नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एग्जाम्पल नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब ये जो सारे दिए हुए हैं 1 से लेके 23 तक, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। तो अपने आप करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी में पहले करिए और फिर उसके बाद चेक करिएगा। ऑल द सॉल्यूशन इज गिवन, आई नो एंड यू ऑल्सो नो दैट। कैपिटल अकाउंट में अब बताइए कैपिटल अकाउंट कहाँ पर जाएगा? ये आपका क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग भी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। कैश रियल में जाएगा, पेड हो चाहे रिसीव्ड हो। उसके बाद कमीशन पेड, तो कमीशन आपका नॉमिनल बनेगा, रिसीव भी नॉमिनल होगा। परचेजेस ये भी नॉमिनल है, सेल्स नॉमिनल है। देन फर्नीचर रियल, कैश रियल, बैंक पर्सनल। कैश बैंक में कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपका? पर्सनल है। डेटर पर्सनल, क्रेडिटर पर्सनल। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंस लग गया तो नॉमिनली हो गया। गुडविल रियल, पेटेंट रियल, सैलरी नॉमिनल, सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल, इंश्योरेंस ये नॉमिनल, फिर इंश्योरेंस प्रीपेड पर्सनल, बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट क्या है आपका? बताइए बैड डेट कहाँ आएगा? ये नॉमिनल, और बैड डेट रिकवर्ड भी नॉमिनल। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में हम अकाउंटिंग प्रोसेस को बांटते हैं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला ओरिजिनल रिकॉर्ड, देन क्लासिफिकेशन। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड में क्या होता है? सारे ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक में, जिसको हम नाम देते हैं जर्नल का। जब भी बिजनेस जो हमारा बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जर्नल को ही हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस बुक में, जिसको हम कह देते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सब्सिडरीज बुक बनाते हैं। सारे परचेज के ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में लिखते हैं, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में लिखते हैं, सारे परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न में लिखते हैं, और सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में लिख देते हैं। तो दस रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल और इन सब्सिडरी बुक इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्नल इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेज क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बुक नेम कॉल्ड जर्नल। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं। जब सारे ट्रांजैक्शन हमने लिख दिए, फिर हम उसमें क्लासीफाई ये करेंगे कि जो
रहीम 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 के ट्रांजैक्शन उनको एक जगह लिख देंगे, जो फर्नीचर वाले हमें मिलेंगे उसको एक जगह लिख देंगे। तो इन दिस स्टेज ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और इट्स सब्सिडरी बुक आर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड इज इन अ क्लासिफाइड फॉर्म टू अनदर बुक विच इज कॉल्ड लेजर एंड दिस बुक कंटेन ऑन अ डिफरेंट पेजेस। और ये जो बुक है ना, ये कंटेन होती है अलग अलग पेज पे बनता है। इंडिविजुअल अकाउंट हेड अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक जगह पे हम लिख देते हैं सारे को। दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट में बी असर्टेन, फिर उसको असर्टेन करते हैं किससे पैसा लेना है, ले लो भाई, रहीम को पैसा देना है, दे दो, खत्म हो जाएगा काम। लास्ट में हम करते हैं समराइजिंग, जब हमारा लेजर तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमारी समराइजिंग होती है। तो ऑल द अकाउंट्स इन अ लेजर आर बैलेंस, सारे लेजर को हम बैलेंस करते हैं एंड द डेबिट बैलेंस ऑन द वन साइड लिख देते हैं और क्रेडिट बैलेंस को ऑन द अदर साइड लिख देते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है। फिर जो टोटल होता है ना डेबिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अगर बराबर आया तो हमने ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी कि हाँ हमने जर्नल लेजर सही बनाया, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे देता है रिजल्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न बाय द प्रॉफिट या लॉस सफर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एट लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ये शो कर देता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। ओके, नेक्स्ट है फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम का। पहला है साइंटिफिक सिस्टम है, मतलब ये कि सारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करेक्टनेस हम यहाँ पर आराम से चेक कर पाते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है हर ट्रांजैक्शन का, चाहे वो डेबिट में जा रहा हो चाहे वो क्रेडिट में जा रहा हो, हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आता है, जिससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक कर देते हैं। एट लास्ट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है बिजनेस का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है। अगर नेट प्रॉफिट आने वाले सालों में कम हो रहा होता है तो ये पता चलता है कि ये गलतियां हुई हैं तो उसको इम्प्रूव करो ताकि प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जा सके। फिर उसके बाद एट द लास्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो पोजीशन पता चल जाती है कि सारी चीज़ें सही जगह पे सही से इस्तेमाल हो रही है। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। और लीगल अप्रूवल है, लॉ ने भी बात ये कही है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उसे ये सारी चीज़ें बनाना ही पड़ेगा। और कंपैरेटिव स्टडी बहुत इजी हो जाती है कि अगर वाली हम कंपैरिजन करें 2020 के प्रॉफिट को 2021 के प्रॉफिट से, तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि 20 में इतना प्रॉफिट हुआ था और 21 में इतना हुआ है, और रीज़न भी पता कर पाएंगे। फिर उसके बाद हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट जो है बहुत ईजिली डिसीजन ले पाता है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, सारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, जो नेम है ना बुक्स का, नंबर ऑफ अ बुक आर टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम सच एज द सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कभी कभी रूल जो अप्लाई करते हैं, डेबिट कहाँ पे लगाना है, क्रेडिट कहाँ पे लगाना है, कौन से अकाउंट में कौन सा रूल लगाना है, वो दिक्कत कर देता है। प्रॉपर एजुकेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये सारी चीज़ें अगर है आपके पास, ट्रेनिंग आपको प्रॉपर मिली है तो आप रूल सही से अप्लाई करोगे, प्रॉपर नॉलेज है तो काम अच्छा होगा। ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर आर नॉट डिस्क्लोज। कुछ एरर है जो नहीं डिस्क्लोज हो पाते, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन। अब मान लीजिए कोई एंट्री जो है वो रिकॉर्ड ही होना भूल गई तो वो नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम वो नहीं डिस्क्लोज करेगा। फिर एरर ऑफ कमीशन, मतलब ये कि रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया गया है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब रेवेन्यू नेचर का आइटम था उसको कैपिटल नेचर का आइटम बना दिया, ये भी डबल एंट्री सिस्टम नहीं बता पाता है। तो इफ द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट साइड तो इट्स रॉन्ग, अकाउंट गलत लिख दिया है। तो परचेज ऑफ अ मशीनरी था और उसको हमने कर दिया डेबिट टू परचेज अकाउंट कर दिया इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट के, तो ये तो नहीं बता पाएगा ना। फिर कंपनसेटिंग एरर है, मतलब एक एरर को हम, कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जो एक गलती दूसरी गलती को छिपा देती है। एक गलती तो हमने किया ही है, दूसरी गलती और कर दिया ताकि पहली वाली मिस्टेक खत्म हो जाए, तो ये हमारी हो गई कंपनसेटिंग एरर। इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, तो ऑल दीज आर द एरर विच इज नॉट डिस्क्लोज बाय द डबल एंट्री सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ व्हाट you have to do, you have to write the essay type questions in your notebook, then do short answer question,
After that, do very short answer question. Okay, learn all the answers. Then most important thing is objective type question. You have to do objective type of question in the book itself. And if you find any problem, then comment below.